मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं अमन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने भी यूपी टेट का फॉर्म फिलअप किया है और आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट फरवरी में पूछे गए पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 2 फरवरी 2016 में यूपी टेट कक्षा 1 से 5 तक के पेपर में पूछा गया है। बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि आपके 30 प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करा दिया जाए। तो वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी भाई बहन यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट का फॉर्म फिलअप किए हैं वो भी उनका भी सहयोग हो सके, यानी उनका भी यहाँ पे लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस वीडियो में हम देखेंगे 2016 में पूछे गए बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ। अगर एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग होता है तो हमारा सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रहा है। अगला प्रश्न है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। यानी अगर अनुभव के द्वारा आपके व्यवहार में होता है परिवर्तन तो व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम या सीखना कहलाता है। सीखना को हम अधिगम भी कहते हैं, लर्निंग। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखा चित्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, स्तंभाकृति के साथ। अगला प्रश्न है विकास की किसी अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास पूछा गया है। तो बुद्धि का आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, किशोरावस्था में है जो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, शिशु का अधिकांश जो भाग है वो उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो आप सभी अच्छे तरह भली बात जानते हैं कि पावलोव ने कुत्ते पर किया था, थार्नडाइक ने बिल्लियों पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, और जो हमारे अंतर्दृष्टि का सूझ द्वारा जो सिद्धांत कोहलर किए थे वो 6 वनमानुषों पे किए थे, जिसमें एक वनमानुष का नाम था, बंदर का नाम था सुल्ताना। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे, यानी किसमें उच्च होंगे? अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। ये सभी नहीं, बल्कि आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप पेपर देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप उसके लिए एग्ज़ाम देते समय सबसे पहले ध्यान रखेंगे आपका जो सबसे मजबूत पकड़ है जिस विषय में, सबसे पहले उसी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, उसी प्रश्न को हल करेंगे। और उसको आपको लिए 150 क्वेश्चन के लिए मात्र 2.5 घंटे का समय मिलता है, जिसमें प्रति क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो आप किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो आएगा उसे फटाक से लगा लेंगे, जो नहीं आएगा उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो सबसे आसान क्वेश्चन है उसको पहले लगा लेंगे ताकि समय के अभाव में आपका आता हुआ प्रश्न न छूटे। और आपका जो कठिन प्रश्न है उसको लास्ट में लगाएं। और आप जानते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लास्ट में किसी को भी कोई भी गोला तुक्का भी लगा सकते हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। जो आपका आसान पोर्शन है सबसे पहले उसी को हल करेंगे, बाद में कठिन को टच करेंगे। अगला प्रश्न है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में, टॉपिक में अगर आपकी रुचि होगी
तभी आपका उस पर ध्यान केंद्रित होता है, अन्यथा बेकार की चीज़ों पर आपकी रुचि, अगर आपकी किसी की चीज़ पर रुचि नहीं है तो उस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के दौरान स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तार्किक विधि का जो प्रयोग है स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है, जबकि पुनः सीखना विधि, पहचान विधि, प्रत्याहन विधि, इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था, अर्थात किसके द्वारा किया गया था? साइमन, होल्ट्जमैन, मर्रे या बेलक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास मर्रे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? तो इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत? तो व्यक्तिकता का सिद्धांत है आपका, समन्वय का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, जबकि बुद्धि और विकास में वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रत्यक्षीकरण जो है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ यह बढ़ता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश डैश द्वारा दिया गया था? यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बंडूरा, थांडाई या कोहलर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है इसका जो संप्रत्यय दिए थे बंडूरा ने दिया था। अगला प्रश्न है, अधिगम में डैश डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थार्नडाइक ने? तो इसको आप याद रखेंगे, अधिगम में जो है थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है आपका पहले रुचि है, लक्ष्य है और अभिवृत्ति है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? तो केवल वाला प्रश्न आपको कभी भी निगेटिव टैग वर्ड काट देना है, और तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, डाउन सिंड्रोम के साथ। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था
या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में प्रथम पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों का नैतिक तरक्की दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों से निर्धारित होती है। तो सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ पूर्व पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था में जो है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। तो आप इसमें पूरे ऑप्शन में पहले अंडाणु और शुक्राणु ढूंढेंगे, इसका सही क्रम जो होगा। तो आप देख रहे हैं पहले में है और चौथे वाले में है, और आपका युग्मनज जो आएगा आपके सेकेंड पे आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ अंडाणु शुक्राणु पहले है और युग्मनज है ब्लास्टोसिस्ट ये आपका लास्ट में आएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है क्रेंचर, युंग, शेल्डन या स्प्रेंजर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ आगमन विधि में कभी भी सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद में नियम बताया जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, और निगमन विधि में आपका सबसे पहले नियम बताया जाता है तब उदाहरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण होता है इदम, अहम, पराअहम या परिस्थितियों में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ पराअहम में जो है आंतरीकरण होता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह एक परिभाषा है जो मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है, बताएंगे फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होलजिंगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, इसको आप याद रखेंगे। वाटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान आकर्षित होने में डैश डैश की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ उद्दीपन की तीव्रता के साथ। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ। अगर छात्र को प्रेरणा दी जाएगी, मोटिवेशन दिया जाएगा तो उसमें रुचि उत्पन्न हो सकती है, यानी प्रेरणा है जो एक ऐसी कला है जो छात्र में रुचि उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को भी स्मरण कहते हैं। यानी आपको राइट परिभाषा बताना है कि जो फ्रायड के द्वारा दिया गया है। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने का असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ विस्मृति वह प्रवृत्ति है, यानी विस्मरण जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी भुला दिया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। SRO एक थियरी है, एक सिद्धांत है जो कि वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे लास्ट आपका,
वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। और अनुपात मापनी में जो है अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके और आपको बता दें कि यूपी टेट के आपके 2016, 17, 18 यानी आपके पूरे 4 वर्षों के फास्ट रिवीजन कराए गए हैं, जो आप इस चैनल पे जाकर वीडियो को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।